हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी आप सुरक्षित होंगे, बढ़िया होंगे घर पे अपने। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, इट्स केमिस्ट्री फॉर क्लास 11 टुडे। 11th क्लास के लिए आज केमिस्ट्री लेके आए हैं और केमिस्ट्री में बड़े अच्छे बड़े शानदार बड़े डिफरेंट टॉपिक आपके लिए आज लेकर के आए हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर के चलता हूँ आपको। हमारा सबसे पहला टॉपिक है, जो हम सबसे पहले टॉपिक की बात आज यहाँ पर करने वाले हैं, तो वो हमारा सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ यू द फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आज हम सबसे पहले बात करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ माय डियर चाइल्ड, जब हम कोई भी साइंटिफिक स्टडी कर रहे होते हैं, साइंटिफिक स्टडी से मतलब है कि साइंस के बारे में हम जब भी कोई भी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, अब उसके पढ़ने के दौरान जो भी चीज़ें हमारे स्टडी में आती हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज में बी डिफाइंड एज ऑल सच क्वांटिटीज और यू कैन से ऑल सच प्रॉपर्टीज which come across during our scientific study. Such properties, such quantities are known as physical quantities. Example के तौर पर my dear child, एक नंबर जो है, कोई भी एक नंबर, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी नंबर जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज दैट क्या हम कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, सपोज हम केमिस्ट्री के अंदर ही बात कर रहे हैं कि भाई हमें कितना वेट जो है फेरस अमोनियम सल्फेट वेट करना है, हमें मोर साल्ट में कितना वेट करना है, तो आप कहेंगे 0.456। तो ये क्या है? ये एक नंबर है, और जब ये नंबर है तो नंबर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, अब आपने पता कर लिया कि फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आ गई होगी। एज वेल एज आप ना मतलब आप यहाँ पर एक इसको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप ये भी लिख सकते हो, यूनिट। कोई भी जो एक यूनिट है जो हमारी साइंटिफिक स्टडी में यूज़ हो रही है, वो भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पर आपने कहा कि 0.456 ग्राम मोर साल्ट आप वेट कीजिए लैब में, लेकिन इसके साथ साथ आपसे ये भी तो कहा गया होगा कि वो किसमें कहा गया? 0.456 क्या है? ग्राम है, मीटर है, सेंटीमीटर है, ग्राम है सपोज दैट। तो ग्राम क्या है? ग्राम एक यूनिट है, तो यूनिट भी क्या हो गई? एक फिजिकल क्वांटिटी है। सो फिजिकल क्वांटिटी मे बी डिफाइंड एज ऑल सच क्वांटिटीज व्हिच कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। उम्मीद करता हूँ माय डियर चाइल्ड आपके समझ में आया होगा। ओके, ये है। अब इसी तरह आप देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ में ही हमें सब कुछ स्टडी करना है, नंबर्स के बारे में पढ़ना है, यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम आपको लेकर के चलते हैं, इसके जो सबसे पहला टॉपिक आपके सामने लेकर के आते हैं, वो आपकी यूनिट ही है। यूनिट क्या है? हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म यूनिट? ए यूनिट मे बी डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, chosen to any physical quantity, that is called unit। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक चूज करके उसको मेजर करना क्या कहलाता है? आपको यूनिट। ओके, उसको मतलब उसको लिखने का, उसको रेफरेंस करने का, उसको आइडेंटिफाई करने का जो मेथड है वो यूनिट है। कोई भी चीज़ आप जो कर रहे हो अपनी फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेटेड। सो ए यूनिट मे बी डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चोजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड ए यूनिट। ओके, अब यूनिट आपकी जो है 7 यूनिट्स मैं यहाँ पर इस टाइम आपको बता रहा हूँ। यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं? जो मेन आपकी मोस्टली जो यूनिट्स आपकी चल रही हैं 7, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं मीटर। ओके, सॉरी नॉट गुड। आपके पास में लेंथ है, आपके पास में टाइम है, आपके पास में मास है, आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट है। ऑल दीज आर, ये सब क्या है? सब यूनिट्स तो हैं। ऑल दीज आर यूनिट्स। ओके, आप यहां पर लिख सकते हैं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ओके, और भी आप यहां पर लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ, किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो चाहे ग्राम में हो, मोल्स में हो, किसी भी चीज़ में हो। इसी तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये सब क्या है? क्या है ये सब? ऑल दीज आर यूनिट्स।
A unit is defined as the standard of reference to choose the measure any physical quantity that is called a unit. अब आपके सामने यूनिट्स लिखी हुई, लेंथ है, टाइम है, मास है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। अब इन सब की यूनिट है क्या? ये तो सब आपके पास में जो है एक तरह से आपको इनकी यूनिट कैलकुलेट करनी है। सब इनकी एक तरह से प्रॉपर्टीज़ है और इन प्रॉपर्टीज़ की यूनिट्स क्या हो सकती है बताइए? लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है बताइए? मीटर है। इसी तरह से टाइम की जो यूनिट है वो क्या है? सेकेंड्स है। मास की जो यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम है। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो क्या है? एम्पियर है। ओके। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की जो यूनिट है वो क्या है? केल्विन है। इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है वो क्या है? मोल है। यहाँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है वो क्या है? कैंडेला है। ऑल दीज आर यूनिट्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ ये यूनिट का, आप यूनिट से रिलेटेड थोड़ी सी बातें थी। इसी तरह मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ कुछ बेसिक यूनिट्स आपके सामने रिप्रेजेंट मैं करना चाह रहा हूँ जो लेंथ से रिलेटेड हैं। आप चाहो तो उन्हें कहीं पर भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूँ, सपोज दैट सबसे पहले मैं आपको लेकर के जाना चाहता हूँ योग टॉपिक। यहाँ लिख लीजिए आप सम बेसिक यूनिट्स, ऐसे लिख लीजिए सम बेसिक कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स। कुछ बेसिक कन्वर्जन है यूनिट्स के, आप उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो चलते हैं, लेट्स गो, किस तरह से हम इनको पढ़ सकते हैं। सम बेसिक कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट्स। जैसे सबसे पहले नंबर पर आपके पास में योक्टो आता है। योक्टो, अब योक्टो आपके पास में आ गया, प्रेफिक्स है, एक तरह का प्रेफिक्स है। अब जबकि योक्टो आपके पास में प्रेफिक्स है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सी नंबर होगी, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप योक्टो में चेंज करने के लिए? कोई भी नंबर है आपको दे दिया और कह दिया कि कन्वर्टेड इनटू योक्टो, सो व्हाट शुड बी द नंबर? दैट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -24। अंडरस्टैंड? और फिर ये आपका बन जाएगा 1 मीटर, और यू कैन से 1 योक्टोमीटर goes to 10 की पावर -24 मीटर। 1 योक्टोमीटर बराबर है 10 की पावर -24 मीटर। इसी तरह से ये योक्टो आ गया। इसी तरह से बहुत सारे हैं आपके, मैं बस यहाँ पर हल करके आपको बता दूंगा, आप उनको और थोड़ा सा डीपली सभी बताऊंगा, लेकिन आप नोट्स इसी तरह से बनाएंगे, फुल टेबल आप इसको रेडी करेंगे। योक्टो आ गया। नेक्स्ट आपके पास में जैप्टो आ सकता है। जैप्टो भी एक नंबर है। अब जैप्टो को कैसे चेंज करेंगे भाई आप? जैप्टो के लिए आपके पास में क्या है, तो उसके लिए आप 10 की पावर -21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 जैप्टो मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -21 मीटर। ओके। इसके बाद आ जाता है आपका एटो। एटो को कैसे चेंज करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर -18 से करेंगे। सो 1 एटो इज इक्वल टू, एक एटो किसके बराबर हो जाएगा? 1 एटोमीटर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 10 की पावर -18 मीटर के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। इसी तरह आपका आ सकता है फेम्टो आ गया। फेम्टो किसके इक्वल है? 10 की पावर -15 के इक्वल है। 1 फेम्टो मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। इस तरह लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पीको आ जाएगा। पीको 10 की पावर -12। 1 पीको गोज टू 1 पिको मीटर बराबर किसके हो जाएगा? 10 की पावर -12 मीटर। नैनो आ जाएगा। नैनो ये लीजिए, इसका नैनो में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे? 10 की पावर -9 से करेंगे। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 10 की पावर -9 मीटर के। इसी तरह से अब आपके पास में आ जाएगा माइक्रो को चेंज करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर -6 से करेंगे। सो 1 माइक्रो मीटर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 10 की पावर -6 मीटर के हो जाएगा। माइक्रो आ गया। अब इसके बाद आपके पास मिली आ सकता है। मिली को कैसे चेंज करेंगे भाई? मिलीमीटर आ गया। सपोज दैट के मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 की पावर -3 से करेंगे। ओके।
सो 1 मिलीमीटर goes to 10 की पावर -3 मीटर। ये हो गया। उम्मीद करता हूँ आप नोट कर रहे हैं, प्लीज नोट कर लीजिए। मैं इस तरफ कर रहा हूँ, पहले ये जो आपके माइनस की पावर्स हैं फिनिश हो जाएं बस, उसके बाद प्लस में भी चलेंगे। अभी ये तो माइनस की है तो सबसे छोटी यूनिट्स है, फिर हम बड़ी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कैसे हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मिली हो गया आपके पास में सेंटी आ गया, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे आप, 10 की पावर -2। ओके, सो 1 सेंटीमीटर गोज टू किसके हो जाएगा, 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा आपका डेसी। डेसी डेसी को काय में चेंज करेंगे, डेसी किसके इक्वल होगा, 10 की पावर -1 के। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर। ये यूनिट्स आपको नोट करनी है, ये सब छोटी यूनिट्स है, स्मॉल यूनिट्स है। अगर बड़ी यूनिट्स की बात करते हैं तो बड़ी पर भी चलते हैं। ओके, आप इन सबको नोट कर लेना बड़े अच्छे तरीके से, आप इन सबको नोट कीजिए। इसके बाद में हम थोड़ी बड़ी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारी बड़ी यूनिट्स हैं उनसे रिलेटिव भी हमें बात। बड़ी यूनिट्स कौन सी हैं हमारे पास, बड़ी जो अगर आपको कन्वर्जन करने के लिए आता है तो आप बड़े में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो उनके रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने नोट किया होगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करना है, बहुत स्मार्टनेस के साथ में सारा वर्क करना है। सपोज दैट आपके पास में डेका आ गया, डेका किसके इक्वल है, डेका बताइए क्या, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पर 1 डेका मीटर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 10 की पावर 1 मीटर के हो जाएगा। पहला हो जाए 1 कंप्लीट हो। डेका के बाद में नेक्स्ट क्या आ सकता है आपके पास, डेका के पास आप किलो ले सकते हो, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 1 किलो मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ये तो सभी पता है, सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होते हैं। 10 की पावर 3 मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 गोज टू 10 10 100 100 10 1000 मीटर। ओके, किलो हो गया। किलो के बाद में आप यहाँ मेगा यूज़ कर सकते हैं, मेगा 10 की पावर 6, 1 मेगा मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 मीटर के ये इक्वल होता है। आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं गीगा, 10 की पावर 9, 1 गीगा मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 मीटर। अंडरस्टैंड। आप अब यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं टेरा। टेरा कितने से मल्टीप्लाई करें, 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई करें। 1 टेरा मीटर इज इक्वल टू कितने के, 10 की पावर 12 मीटर के इक्वल हो जाएगा। टेरा, टेरा के बाद में आप और इससे भी बड़ा आप जा सकते हैं पेटा। ये बड़ी यूनिट्स हैं, बड़ी यूनिट्स हैं, मीटर को आप मेजर कर सकते हो बड़ी यूनिट्स में। पेटा, पेटा किसने के इक्वल, 10 की पावर 15 के इक्वल है। 1 पेटा मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 15 मीटर। अंडरस्टैंड। ये आ गया। नेक्स्ट लिख सकते हैं आप एक्सा, 10 की पावर 18, 1 एक्सामीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 18 मीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपका जो है एक और बचा हुआ जेटा, नहीं दो है जेटा, 10 की पावर 21 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 जेटा मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 21 मीटर। नेक्स्ट सबसे लास्ट में आपका बचता है योटा। ये सबसे बड़ी यूनिट है, 10 की पावर 24, 1 योटा मीटर इज इक्वल टू 1 योटा मीटर इक्वल टू कितने के हो जाएगा, 10 की पावर 24 मीटर। माइनस से चले थे, प्लस में आ गए, सारी वैल्यूज़ मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट। ओके, मैं आपको नेक्स्ट पर लेकर के चलता हूँ। सबको नोट कीजिएगा, पॉज कीजिए वीडियो को और सबको नोट कीजिए। नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं आपकी नोटबुक में। हर एक चीज़ मुझे बिल्कुल एज यूजुअल चाहिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। अंडरस्टैंड। या नेक्स्ट, अब मैं आपको कन्वर्जन पर लेकर चलता हूँ। हाउ वी कैन कन्वर्ट, हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। ओके, सो लेट्स गो, हम चलते हैं इसके बारे में। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट यू कैन से ऑल्सो, फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट। ओके डियर चाइल्ड, फ़ारेनहाइट। सो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कन्वर्जन ऑफ
conversion of degree Celsius into Fahrenheit. Degree Fahrenheit events. Conversion of degree Celsius into degree Fahrenheit. डिग्री सेल्सियस का डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्सन कैसे आप पढ़ेंगे, क्या फॉर्मूला आपके पास में। सपोज दैट अगर आपको किसी भी डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो नो प्रॉब्लम, आप बड़ी आसानी से आप फॉर्मूला लगाइए। डिग्री फ़ारेनहाइट गोज टू 9/5 मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है माय डियर चाइल्ड। आपका जो डिग्री सेल्सियस जो भी होगा वो डिग्री फ़ारेनहाइट में चला आएगा। सपोज दैट यू हैव 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको चेंज कीजिए तो फॉर्मूला हमारे पास में हमारा वेट कर रहा है। डिग्री फ़ारेनहाइट गोज टू 9/5 एंड डिग्री सेल्सियस 25 इज गिवन हियर प्लस 32। नाउ यू कैन सी 5 5s are 25, 9 5s are 45 प्लस 32 गोज टू 5 to 7, 4 3 7, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इज देयर। ओके, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है कि हम यहाँ डिग्री सेल्सियस तो उसको हमने चेंज कर लिया फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में, लेकिन हम डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करें। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा डिग्री सेल्सियस गोज टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। दिस इज द फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला विल वर्क फॉर यू। अंडरस्टैंड, दोनों फॉर्मूलाज पर आपको वर्क करना है। डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, दोनों फॉर्मूले हैं। दिस फॉर्मूला इज रिलेटेड टू डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड हेयर डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब सपोज दैट मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर कन्वर्ट, आपसे कह दिया कि भाई कन्वर्ट कीजिए। क्या कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है मैं बता रहा हूँ आपको। अभी यहाँ कन्वर्ट करना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू डिग्री सेल्सियस। लीजिए सब कीजिए इसको कन्वर्ट। चलते हैं, लेट्स गो, नो प्रॉब्लम। वी हैव फॉर्मूला, वी कैन डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ वी हैव फॉर्मूला। सो डिग्री सेल्सियस में आपको चेंज करना है डिग्री फ़ारेनहाइट को 5/9 मल्टीप्लाई बाय 98.6 एंड माइनस 32 यू कैन से। आप चाहो तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, चाहो तो 5/9 गोज टू कितना बचता है, चेक कीजिए प्लीज़। 0.6 बच रहा है यहाँ पर। 8 में से 2 गए आपके बचते हैं यहाँ पर 6 और 9 में से 3 गए आपके बचते हैं यहाँ पर 6। ये आ गया आपके पास। आप डिग्री सेल्सियस गोज टू 5/9 एंड 66.6। आप इसको 3 से कट कर लीजिए। 3 3.3 1 then you will definitely found degree Celsius goes to 5 multiply 11.1। now you can see जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। अंडरस्टैंड, देख लेना एक बार और चेक करके इसको सही से। आपको इसको 3 1 3 1 3 एंड 5 11 5 55 समथिंग रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन। चेक कर लेना, कहीं ना कहीं मुझसे कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है। ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी आप इसको देख लेना, फॉर्मूला यही है, सब कुछ यही होगा, सब सारी चीज़ें यही है। अब नेक्स्ट पर हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके सामने मैं जो प्रेजेंट करने वाला हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स हमारे बहुत। देखिए माय डियर चाइल्ड, बड़े ही ये वीडियो ऑलरेडी मेरी बनी हुई थी, मैं आपको कैसे बताऊं, बट वो मुझसे बाय मिस्टेक जो है वो डिलीट हो गई। बट नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा कर रहा हूँ यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। सो सिग्निफिकेंट फिगर, हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैं ये बताना चाहूँगा आपको माय डियर चाइल्ड। सिग्निफिकेंट फिगर मे बी डिफाइंड एज, उसको डिफाइन किया जा सकता है, किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। कोई भी एक जो आपका नंबर है तो उसके अंदर जो जितने भी डिजिट्स हैं, यहाँ तक कि जो सबसे लास्ट का भी जो डिजिट है, ओके, चाहे जबकि उसकी वैल्यू अनसर्टेन ना हो तब भी वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। द सिग्निफिकेंट फिगर मे बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। सिग्निफिकेंट फिगर मे बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर, ओके, इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट whose value is while whose value is uncertain। जब
इंक्लूडिंग लास्ट नंबर को भी ऐड करके, जबकि उसकी जो वैल्यू अनसर्टेन ना हो, निश्चित ना हो। अंडरस्टैंड? आई एम रिपीटिंग अगेन, सिग्निफिकेंट फिगर may be defined as a total number of digit present in a number, okay, including the last digit whose value is uncertain, that is called significant figure। अब significant figure के मैं आपको कुछ रूल्स बता देना चाहता हूँ। रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल ये कहता है हमारा कि जितने भी हमारे डिजिट्स हैं, और यू कैन से जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर फर्स्ट, नॉन ज़ीरो डिजिट्स जितने भी हैं, कोई भी नंबर आपके पास में है, सपोज दैट आपके पास में 5 5 5 5, आपके पास में 4 सिग्निफिकेंट फिगर, बिकॉज ऑफ 5 numbers are there, 5 digits are there, 5 non-zero digits are there, 5 non-zero digits, sorry 4 non-zero digits are there, 1 2 3 4, 4 non-zero digits यहाँ पर है, so significant figure will be 4। नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है? all zero present between नॉन ज़ीरो डिजिट, जो आपकी नॉन ज़ीरो डिजिट होती है उसके बीच में जितने भी जीरो हैं वो सबके सब सिग्निफिकेंट है। अंडरस्टैंड? सपोज दैट 5 0 0 0 5 कैसे? ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, ये तो दोनों काउंट होंगे, इसके साथ साथ बीच में 3 0 है तो ये भी काउंट होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 3 पर अगर हम जाते हैं, अगर कहीं पर भी लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में किसी भी नंबर के, लेफ्ट साइड इन ए नंबर, किसी भी लेफ्ट साइड में जो कोई भी नंबर है उसके लेफ्ट साइड में अगर ज़ीरो आया है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सपोज 0 0 2 5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ओनली 2 हैं। देख लो, ये नहीं। 0.0001 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 है, ये नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में है, पॉइंट से बाद में है, लेफ्ट हैंड साइड में नो, दीज आर नो सिग्निफिकेंट फिगर। अंडरस्टैंड? रूल अब तक आपके पास में आ चुके हैं 3, और अब लास्ट मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ 4, रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 ये कहता है कि राइट हैंड साइड में जितने भी आपके डिजिट्स जीरो हैं वो सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर है। ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैसे? मैं आपको दिखा देना था। 0.5500 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 है। 5500 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 है। 6000 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 5 है, क्योंकि ये सब नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में है। अंडरस्टैंड? ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपका पूरा बायोडाटा आपके पास में पहुंच चुका है। ठीक है, नोट कीजिए इसको और समझिए। अब मैं आपको होमवर्क में बहुत सारे, जब भी आपके डाउट सेशन होगा उस डाउट सेशन में मैं आपको बहुत सारी जो है इससे रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और आपको वो होमवर्क में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर आपका हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में आप ध्यान दें। एक ये हमारी बुक में है, टॉपिक है, बड़ा अच्छा है और आपको पता होना चाहिए। ओके, जैसे टॉपिक है, टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है एक्यूरेसी, ओके, एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है? ठीक है ना? तो हम चलते हैं एक्यूरेसी की तरफ, ध्यान देते हैं। भाई एक्यूरेसी, एक्यूरेट तो कोई भी चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर दिया गया है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसे डिफाइन की जा सकती है? एक्यूरेसी देखिए, ऐसे मान लीजिए आपके पास में कोई एक एवरेज वैल्यू है। सपोज दैट अपने माइंड में आपने सेट कर लिया कि भाई एवरेज वैल्यू जो 5 है। अब जब एवरेज वैल्यू आपकी 5 है, आपने यहाँ पर नोट कर लिया, और करेक्ट वैल्यू जो है वो जो भी आपका वो नंबर है, करेक्ट वैल्यू सपोज दैट कि 4.5 है। तो मतलब कहने का ये है कि 4.5 इज़ क्लोज टू 5। यही कह लीजिए कि 5 इज़ क्लोज टू 4.5, यानी कि 5 जो है वो 4.5 के लगभग क्लोज है, नियरली इक्वल है। ठीक है ना? तो ये एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी कैसे डिफाइन की जा सकती है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे मान लीजिए, हिंदी में आप पहले ध्यान से समझ लीजिए कि एक्यूरेसी कैसे कहेंगे कि अगर कोई भी जो आपके पास में एवरेज वैल्यू है, अगर आपके पास में कोई भी एवरेज वैल्यू है और वो उस करेक्ट वैल्यू के लगभग बिल्कुल बराबर है, दैट इज़ नोन एज एक्यूरेट।
ओके, तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ डिफाइन को आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एक्यूरेसी में भी डिफाइंड एज इफ, एक्यूरेसी में भी डिफाइंड एज इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ, कोई भी एवरेज वैल्यू है आपने डिफरेंट मेजरमेंट में आपने निकाली है, कोई मेजरमेंट आपने किया है, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, then the measurement is known as accuracy. Understand? नहीं आई समझ में? दोबारा मैं बता रहा हूँ, accuracy may be defined as if the average value of different measurement is close to the correct value, that is called accuracy. भाई correct value हमारे पास में 10 है, किसी नंबर की 10 है, 10 correct number 10 है, लेकिन एवरेज वैल्यू हमारी आ रही है 9.9, दैट शुड बी कम्स इन एक्यूरेसी, क्योंकि जो हमारी एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू इज एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, पूरी करेक्ट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी. नेक्स्ट है प्रिसीजन. प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन के बारे में भी अब हम बात करेंगे. ओके, तो ध्यान से समझ लीजिएगा. द प्रिसीजन मे बी डिफाइंड एज इफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, ऐसे समझ लीजिए, इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू एवरेज वैल्यू, ओके, एंड ऑल्सो क्लोज टू ईच अदर. द प्रिसीजन मे बी डिफाइंड एज इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स इज close to each other and also close to average value, that is called precision. एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ लीजिए कि कोई रूम है, अंडरस्टैंड, कोई एक रूम है और उस रूम की अगर हम बात करें तो उसकी जो लेंथ है वो 12.5 मीटर. करेक्ट वैल्यू ये है. 4 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, ABCD, इनके अपने अपने मेजरमेंट्स आने शुरू हो गए. A की मेजरमेंट्स, B की, C की और D की मेजरमेंट. A की मेजरमेंट आ रही है 12.4, 12.5, 12.5, 12.6 और जो इसकी एवरेज वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एवरेज वैल्यू क्या है? 12.5 ही है, एवरेज वैल्यू भी 12.5. डी पे चलते हैं, 12.3, 12.7, 12.9, 12.6, 12.3. सी पर चलते हैं, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 और इसका जो एवरेज निकल के आया वो आ रहा है 12.3. ये 12.4 क्या मान लीजिए. और अब एट लास्ट आपको बचता है डी. डी का आ रहा है 12.0, 12.2, 12.3, 12.4 और एवरेज निकल कर आया 12.2. तो यहाँ पर एक्यूरेसी और प्रिसीजन किस में है बताइए? एक्यूरेसी भी और प्रिसीजन भी दोनों किस्म. क्या कह रही है एक्यूरेसी की जो डेफिनेशन है हमारी? इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू. एक और डेफिनेशन, प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या कह रही है? इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज हैं. ये 12.4 है, 12.5, 12.5, 12. एक दूसरे के क्लोज हैं. एंड ऑल्सो क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू, और करेक्ट वैल्यू के भी क्लोज है. दैट इज कॉल्ड मोर प्रिसीजन एंड मोर एक्यूरेट. दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में. यहाँ देख लीजिए, एक्यूरेट नहीं होंगे, नो. मोर प्रिसीजन भी ये नहीं होंगे, ठीक है? ये है. ओके माय डियर चाइल्ड, अब हम अपने नए टॉपिक के आगे चलते हैं. एक नई यूनिट हमारी स्टार्ट हो रही है, उस यूनिट से आगे हम चलते हैं. बड़े अच्छे वो यूनिट है और काफ़ी, चलिए उसको हम नेक्स्ट में पढ़ाते हैं, ठीक है? ये क्लास के लिए आपके लिए काफ़ी हो गया है. मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसमें जो है आप सही से इन सबको कीजिएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. गुड इवनिंग एवरीवन.
थैंक यू।